हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी क्लासेस में। तो चलिए, आज इस क्लासेस में हम लोग ट्रांसलेशन के सीरीज़ में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस टॉपिक टेंस को हम लोग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेंस क्या है। सबसे पहले उसका हम लोग डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। Tense is the form of a verb that shows the time of an action, event or a state of being. Tense क्रिया का वह रूप है, क्रिया का एक रूप है जो आपको क्या शो करता है, आपको दिखाता है एक्शन, एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन दिखाता है। फिर उसके बाद आपको इवेंट शो करता है, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ये आपका हो गया कार्य, घटना और यह अवस्था, इसको सूचित करता है। एक्सप्लेनेशन के तौर में जानेंगे। देखिए, पहले रीडिंग कर लेते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर, टेंस टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो टेंस उसे कहा जाता है जो आपको क्या हो रहा है, कुछ माने होने का बोध कराता है। जैसे प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्या हो रहा है, पास्ट यानी भूतकाल में क्या हो रहा है, फ्यूचर यानी कि भविष्य में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, प्रेजेंट में लिखा हुआ है आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। ये आपको प्रेजेंट टेंस में बोध करा रहा है, यानी कहने का मतलब जो समय अभी चल रहा है वर्तमान में, उसका बोध करा रहा है। ये हमारा हो गया वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है। इसी को देखिए पास्ट में, आई एट एन एप्पल, ये मैंने एक सेब खाया। ये आपका पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। जो समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल से भी सूचित करते हैं। उसको जो समय बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं। एक आपका आता है, यही सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में देखना चाहेंगे तो होगा आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। ये भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर में। इसको हम लोग भविष्य लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग जानेंगे, टेंस का टाइप्स जानेंगे। टेंस का टाइप्स भी 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, जो आगे हम लोग और अच्छे से जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ आपका वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ भविष्य काल। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये बस उसका डिफिनेशन का एक एग्जाम्पल था एक्सप्लेनेशन के तौर पे। तो इन शॉर्ट में कहा जाए मतलब टेंस क्या है, तो टेंस यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं, टेंस है टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस है आपको टाइम ऑफ एक्शन। हिंदी में बोला जाए काल, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। क्रिया के होने का समय को काल कहते हैं। और सिंपल, बिल्कुल सिंपल वैसे बोलना होगा तो आप इसको भी बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट डिफिनेशन है टेंस का, समय के साथ क्रिया के रूपांतरण को टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। समय के साथ क्रिया का रूप चेंज होते रहता है। जैसे कि हम ऊपर के एग्जाम्पल में आपको पहले ही बता चुके थे। इसमें देखिए, इसमें क्रिया है ईट, क्रिया वर्ब को बोला जाता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब काम। इसमें सेव खाने का काम हो रहा है, तो ये जो वर्ब है, क्रिया है, उसका रूप चेंज हो रहा है। प्रेजेंट में ईट है, पास्ट में यही क्रिया एट हो जा रहा है, एट रूप बदल जा रहा है। फ्यूचर में इसका रूप विल ईट हो जा रहा है। तो इस तरह से ये अपना रूप में परिवर्तन करता है समय के साथ, और इसी का हम लोग स्टडी टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेंस क्या है, डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम लोग इसका टाइप्स जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, इसका मतलब हुआ काल के प्रकार। टेंस के प्रकार या काल के प्रकार या भेद, टेंस के भेद भी बोल सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब आपका होता है वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा हुआ आपका फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है वर्तमान में, तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत गया। फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहते हैं, जो समय आने वाला है।
तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे टाइप्स। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आप लोग। वर्तमान काल यानी कि टेंस प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। यानी कि जैसे कि अभी हम लोग किताब पढ़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग अभी एक टेंस पढ़ रहे हैं, ये समय जो वर्तमान में चल रहा है इसको बोध करता है, तो ये आपका आता है प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से ये तो पहला हो गया आपका। इसी तरह से दूसरा है पास्ट टेंस। पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है भूतकाल। इसको अगर डिफिनेशन किया जाए, इसका डिफिनेशन बताया जाए तो इसका होता है जो समय बीत गया, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, ये बोध कर रहा है आपका प्रेजेंट टेंस का। और इसी तरह से इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए, एग्जाम्पल को अलग कलर से डिनोट करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बाज़ार गया था, मैं बाज़ार गया था, इसमें आपका बोध हो रहा है कि ये पहले हो चुका है, यानी समय बीत गया है, वो बाज़ार गया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर पकड़ नहीं यार, इसको पकड़ो ना, इसको मिल रहा है। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, यानी कि इसका मतलब हुआ जो समय आने वाला है, आने वाला है, या आने वाले समय को, आने वाले आगे समय को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल में समझते हैं, भविष्य काल में समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका बताया जाए, ऊपर वाला के एग्जाम्पल आपने देखा कि मैं बाज़ार गया था, जो समय बीत गया था। सेम टू एग्जाम्पल इसमें भी लिया जाए, जैसे मैं बाज़ार जाऊँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा। इसमें आपका इस सेंटेंस से बोध हो रहा है कि वो अभी बाज़ार नहीं गया है, भविष्य में जाएगा, आगे जाएगा, अभी गया नहीं है, यानी आने वाले समय को बोध करा रहा है। ये अभी बाज़ार जाएगा, गा आने के कारण इससे बोध हो रहा है फ्यूचर टेंस का। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ टेंस। अब चलिए हम लोग समझते हैं आगे चल के इन तीनों टाइप्स का चार प्रकार होता है, चार टाइप्स होते हैं। चारों टाइप्स को हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं। इसका मेनली 4 टाइप्स होता है। हालांकि ये तीनों टेंस का 4 टाइप्स होता है। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का चारों टाइप पढ़ेंगे, उसी तरह से आगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, अगर हिंदी में किया जाए तो। पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेजेंट टेंस के टाइप को पढ़ रहे हैं, तो हर एक टाइप्स में शुरू में प्रेजेंट आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पास्ट टेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे तो पास्ट लेके चलेंगे, बाकी वही आपका
सेम टू सेम रहेगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो पास्ट का जब टाइप पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखाएगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सारा टाइप्स एक ही है, पहले हम लोग इसके चारों टाइप को देख लेते हैं। प्रेजेंट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम भी है, हम लोग इसका दूसरा नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, वो लोग भी हम लोग जान लेते हैं। इसको बोला जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दूसरा टाइप हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए हम लोग आगे तीसरा टाइप सीखते हैं। तीसरा आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका चौथा टाइप हो गया, वो भी प्रेजेंट से ही स्टार्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम लोग उसके बाद इसके एक हर एक का टाइप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने प्रेजेंट टेंस के टाइप के बारे में जाना। उसमें आपका प्रेजेंट टेंस के टाइप में हम लोगों ने देखा था, इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा इसको और अन्य नाम से बोला जाता है जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बारी बारी से इसका पहचान और स्ट्रक्चर जानेंगे ताकि हम लोग को ट्रांसलेट करने में आसानी हो और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसका पहचान जानेंगे, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक आगे हम बना नहीं सकते। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है पहचान। हालांकि हम लोग समझेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस कौन से टेंस में है या किस टेंस का है, इसके लिए ना पहचान जाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान जाने की कोशिश करेंगे। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। लिखने के टाइम अपन तो देखा आपने, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। यही इसका पहचान है। आप लोग को एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें आपका लास्ट में, ये सेंटेंस के लास्ट में और ये सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में जो हमारा काम होता है क्रिया, उसके लास्ट में आया है ता हूँ, जो इसका पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह विद्यालय जाता है, देखिए इसमें ता हूँ आया था, इसमें ता है आया है। उसी तरह से बच्चे
वर्ग में पढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं लास्ट में क्रिया के अंत में ता हूँ, ता है, ते हैं, इसी तरह से ते हो, ये सब आएगा। तो हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। ये हो गया आपका पहचान कि कोई सेंटेंस कौन से प्रकार का है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि पहचान के बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। जब पहचानने आ जाएगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। कहने का मतलब है कि कोई सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको हम जल्दी से आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और यहाँ पे आपका वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। आपको ये तीन चीज़ अगर पता है तो आप स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें इसको और डिटेल से बताया जाए तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। क्रिया, काम को ही क्रिया कहा जाता है। इसको हम डिटेल से एक अपने ट्रांसलेशन की सीरीज में और अच्छी तरह से बताएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है और काम को ही क्रिया कहा जाता है। और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, सेंटेंस में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे हम लोग कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी हम सेंटेंस इसका एग्जाम्पल लेंगे तो बताएंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वर्ब ना दो प्रकार के हम लोग लेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो यहाँ पर आप मेन वर्ब, इसको शॉर्ट कोट में हम लिख सकते हैं ऐसे, पूरा रूप नहीं लिखे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका होता है अदर वर्ड्स। ये आपका होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि बनाने का नियम, रूल, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। जो भी सेंटेंस हम लोग ऊपर लिखे थे इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, इसका एक आपका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो सब बच गया उसको हम लोग अदर वर्ड्स बोलते हैं, उसको लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। ये क्रम है और इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हम आगे जितना भी सेंटेंस है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा नहीं करना कि ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, मेन वर्ब उधर इस साइड लिखेंगे, अदर वर्ड्स को पहले ला दें, सब्जेक्ट को लास्ट में, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला एग्जांपल ही देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल था मैं किताब पढ़ता हूँ। जैसे ऊपर मैंने बताया था मैं किताब पढ़ता हूँ, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लिख लेते हैं फिर से एक बार, मैं किताब पढ़ता हूँ। आप लोगों को ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है। अभी हमने डिटेल थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि कर्ता उसको कहते हैं, काम करने वाला जो काम करता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिसमें किताब पढ़ने का काम हो रहा है और काम जो कर रहा है इस सेंटेंस में वो है मैं। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है आई, और यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ये वगैरह इसमें नहीं आता है। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली आपका मेन वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे एम, इज, आर, हैव, हैज, वाज, वेयर, ये सब आता था, सेंटेंस को कंप्लीट करता था, पहले बना चुके हम लोग। इसमें डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाएगा। तो मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर है पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, आई रीड, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट ए बुक। इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, अदर वर्ड्स रहता तो लास्ट में रखा जाता। तो यहीं पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर इसका बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आएगा जिसमें मेन वर्ब है प्ले, खेलना। तो डायरेक्टली लिखेंगे प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट।
समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। और इसमें एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग नोट्स में जानने की कोशिश करेंगे। ये ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इस बात पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसमें क्या है कि यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, तो उसके मेन वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया के साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। सबसे पहले आपको बता दिए कि थर्ड पर्सन होता क्या है। हम लोग ट्रांसलेशन बनाते समय हमेशा आप लोगों ने देखा होगा एक टेबल दिया रहता है, उस टेबल में आपको हमेशा ये देखने को मिला होगा, सबसे पहले हमको वही जानना जरूरी होता है ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में। हमारे पास पर्सन होते हैं, पर्सन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तीसरा हो गया आपका थर्ड पर्सन। ये आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट करते समय हर एक एक्सरसाइज में पहले टेबल दिया रहता है, उसी टेबल को हम लोग ना ये ध्यान में रखते हैं। तो पर्सन 3 हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें नंबर आता है, नंबर आपका 2 होता है। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर आपका हुआ एक वचन। एक होता है आपका प्लूरल नंबर, इसका मतलब हुआ बहुवचन, मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध करता है। सिंगुलर मतलब एक, जैसे हमारे हाथ में अभी एक मार्कर या एक पेन का बोध हो रहा है तो इसको हम लोग सिंगुलर में समझेंगे, और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम लोग प्लूरल में समझते हैं। तो उसी तरह से पर्सन में हम लोग फर्स्ट पर्सन में आपका सब्जेक्ट आता है आई, और इसमें प्लूरल में आता है वी, वी, और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में आता है यू। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, ये लोग आप लोग पहले से भी जानते होंगे। यू मतलब तुम या आप, फिर भी हम लिख देते हैं। इसमें भी यू ही होता है लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म दिखता है, जैसे कि तुम लोग, बहुत सारे लोग, या आप लोग, ये सब आता है। और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट, सिंगुलर नेम या इसके जगह पे हम लोग नाउन कर सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता इत्यादि। इसमें आता है आपका दे या प्लूरल नेम, जैसे कि चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन, काउज, बुक्स इत्यादि, मतलब प्लूरल नाउन समझ सकते हैं। तो ये जो हम नोट्स बताए थे आपका कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसके मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा, ये बहुत जरूरी होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको समझना। यदि कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, यानी थर्ड पर्सन, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन, जैसे कि राम श्याम सिंगल नेम या सिंगल वस्तु कोई भी, जैसे कि राम श्याम, काव, बुक, पेन, सिंगल, तो इसके मेन वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, वह, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वह किताब पढ़ता है, इसमें वह लड़का को बोध कर रहा है और इसके लिए लड़का के लिए आता है ही। और देखिए ये हो गया आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट ही, जो यहाँ पर हम बता रहे थे। तो इस वाक्य में जो मेन वर्ब है वो पढ़ना, रीड, तो हम इसके मेन वर्ब के साथ एस लगाएंगे, यानी इसमें लिखेंगे हम लोग ही रीड्स ए बुक।
इसके पहले हम लोग ने मैं किताब पढ़ता हूँ वो बताया था, उसमें एस नहीं लगा था क्योंकि वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। और ये रूल है आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट रहता है उसी के साथ, उसी के मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे एस इसके कारण लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इसको देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया श्याम। अब देखिए इसमें मेन वर्ब है आपका जाना, विद्यालय जाने का काम हो रहा है, तो इसमें जाना का या जाता है इसका इंग्लिश होता है गो। तो इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण इसके मेन वर्ब गो में हम लोग ई एस लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से ये हो जाएगा गोज। उसके बाद टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में हम लोग जो वर्ड बच गया अदर वर्ड्स के तौर पे लास्ट में डालेंगे एवरी डे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम लोग जितना ये समझे सारा जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझे। ये सारा जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखें ये सारा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में था, मतलब कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ठीक ना, जिसमें निगेटिव वगैरह नहीं था। और हम लोग अब सीखेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ये सारा टाइप्स देखे हैं। बाकी इसके आगे जो सेंटेंस जो होता है निगेटिव सेंटेंस एक आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस का टाइप है ट्रांसलेशन बनाने के सीरीज में। ये हम चारों प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक आता है आपको इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आगे हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव बारी बारी से सभी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है फिर भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को फिर से शुरू से आप देख सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया आपको एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो के साथ आगे मिलेंगे और उसको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।